अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि एक डेडलाइन दी गई थी पीटीआई की जानिब से, और उस डेडलाइन से कबल ही पीटीआई ने वो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। पीटीआई का उस वक्त मुज़ाकरात के दौरान हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए ही जो मसाइल हैं उनका हल चाहते हैं। लेकिन अब जो आज़म स्वाति साहब का बयान है, उस बयान ने कई सवालात जो हैं वो उठा दिए और एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी जो उनका पुराना एक नैरेटिव था, जो पुराने बयानात थे कि सियासी जमातों से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू होगी, क्या अब भी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशां है और अभी भी राब्ते किए जा रहे हैं? फिर पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उस हवाले से भी ख़बरें जो है वो कई सामने आ रही हैं। पीटीआई और हुकूमत अपनी जगह, लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है, उनके भी किनाल्स के मामलात हो या पीएसडीपी के मामलात हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने 4 अप्रैल के जो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर पीएसडीपी के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो मंसूबे हैं, अगर वो मिलकर नहीं बनाए जाएंगे तो फिर हुकूमत को बजट में वोट नहीं दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, फिर पीपल्स पार्टी नाला नज़र आ रही है। हम गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब वक्त निकालने का। इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो तो मुज़ाकरात के हवाले से, हम किनार्स के मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये होगा कि आपको याद होगा, आप उस कमेटी के तर्जमान थे कि पीटीआई चाह रही थी कि बातचीत हो और बातचीत के ज़रिए ही मुज़ाकरात आगे बढ़ें और हल निकले। लेकिन आज़म स्वाति साहब के बयान के बाद क्या वो बयान आपके लिए भी समझते हैं कि सरप्राइजिंग था? अब भी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की ही तरफ देख रही है? बहुत शुक्रिया गौरवानी साहब। बिल्कुल मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, इसलिए कि जब वो हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मुज़ाकरात के पहले राउंड के फ़ौरन बाद एक आवाज़ लगी थी कि जनाब हमारी गुफ्तगू शुनीद शुरू हो गई है और हमारे राब्ते बहाल हो गए हैं, और हमारी जो एक सिलसिला जुनबानी था वो शुरू हो गया है। जिसके बाद हमने एक प्रेस टॉक भी की थी कि अगर वहाँ बात आपने करनी है तो फिर जहाँ इस मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा होगा। फिर वो बात ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए, एक राउंड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा जब फाइनल राउंड से पहले ही वो बैकआउट कर गए, जैसा आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा है। मामला ये है कि वो एक जो इंतशार का शिकार होती है एक पार्टी, ऐसे हालात आ जाते हैं सियासी जमातों के ऊपर कि उन्हें मुश्किलात में अपने आप को संभालना होता है, पार्टी के नज़्म व नसक को संभालना होता है, पार्टी के मुख्तलिफ कैडर्स को मुंज़बित करना होता है, पार्टी लीडरशिप का बड़ा इम्तहान होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर रोज़ एक नया बयानिया आ जाता है। कभी कहते हैं जी कि हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा पीटीआई अपना हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से। कभी ख़बर आती है जी कि 2.5 घंटे की एक मुलाकात की है गंडापुर साहब ने और ख़ान साहब को कायल कर लिया है कि वो बातचीत करें इस्टेब्लिशमेंट से। जैसे इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी बेताब थी, बेचैन थी और ख़ान साहब नहीं मान रहे थे। अब जो स्वाति साहब ने कहा है वो ये कहा है कि हम तो डे 1 से, जिस दिन मौजूदा आर्मी चीफ ने कमांड संभाली है, ख़ान साहब तो उस दिन से बेचैन हैं, बेताब हैं कि इनसे बातचीत और मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खोले। अब ये है वो कन्फ्यूजन जिससे पार्टी निकल नहीं रही। दूसरी तरफ से 2 चीज़ें गोरवानी साहब कही जा चुकी हैं ऑन रिकॉर्ड। एक ये कि जब तक ये 9 मई की माफ़ी नहीं मांगते उस वक्त तक इनकी कोई बात काबिल कबूल नहीं है। पहले कौम से माफ़ी मांगें कि इन्होंने जो कुछ 9 मई को शोहदा के मज़ारों पे हमले किए, सिक्योरिटी इदारों पे हमले किए, तनसीबात पे हमले किए, उसकी माफ़ी मांगे और कहें जी कि हमसे गलती हुई। ये शर्त आ चुकी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमारा कोई काम नहीं है किसी सियासी जमात से बात करना, सियासी जमातें अपने मामलात अपने ख़ुद हल करें, ख़ुद एक दूसरे से गुफ्तगू करें। अब पीटीआई का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हमें जो कुछ मिलना है वो एक मखसूस दरवाज़े से मिलना है, किसी और दरवाज़े से वो चीज़ नहीं मिलनी है। वो क्या चीज़ है वो बताते भी नहीं हैं, कहते हैं हमने डील भी नहीं करनी। भाई डील भी नहीं करनी आपने, रियायत भी नहीं चाहिए आपको, कोई एनआरओ भी आपने नहीं करना, तो फिर सियासी जमातों से बात करें ना।
फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या लेने जाते हैं अगर आपने नहीं। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, सर ये जो आपने शर्त की बात की, इरफान सिद्दीकी साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांगते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट अपना दरवाज़ा खोल लेगी, फिर बातचीत हो सकती है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से DGPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक से ज़्यादा की, उसमें ये बात ISPR कह चुका है कि जी पहले ये माफ़ी मांगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये माफ़ी मांगेंगे तो हम इनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा बातचीत बहरहाल सियासी जमातों को आपस में करनी पड़ेगी। अब माफ़ी तलाफ़ी का मामला तो उनके दरमियान है, स्टेट अपना अमल कर रही है। अगर एक जुर्म सरजद हुआ है उसकी सज़ाएँ भी मिल रही हैं, सज़ा व जज़ा का अमल शुरू है, रियायतें हैं तो रियायतें भी मिल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि माफ़ी तो एक गलती का एतराफ़ करने की है, जो जराइम हैं उसकी सज़ाएँ क्या मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो एक अमल जारी रहेगा। लेकिन अब जो इस वक्त अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, आज़म स्वाति साहब को कोशिश करें या गंडापुर साहब कोशिश करें, तो हुकूमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे अगर PTI डायरेक्ट मुज़ाकरात करती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो देखिए, हमने तो जैसा वो फरमा रहे हैं स्वाति साहब के, जब से आर्मी चीफ ने कमांड संभाली है, खान साहब उस वक्त से कह रहे हैं कि रब्ता करें, तो हमने उनके एक उस्ताद से भी बात की, हमने एक एंकर से भी बात की, हमने फ़लाँ से बात की, भाई आप क्यों दर दर जा रहे हैं। मेरे जहन में तो सिर्फ एक सवाल है और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हो। आपको डील नहीं चाहिए, NRO भी नहीं चाहिए, रियायत भी नहीं चाहिए, आप मुकदमे लड़के बाहर आना चाहते हैं, कोई आप छूट भी नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहते हैं आप। और अगर बातचीत करती है इस्टेब्लिशमेंट आपसे तो भले करे भाई, हम कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि आपने उस पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान पे हमला किया है, पाकिस्तान के शोहदा की रूहों को सताया है और इस्टेब्लिशमेंट अपने एक नुक्ता नज़र पे कायम रहती है, तो उसका भी गिला हमसे ना करें। और अगर वो कोई रियायत देती है तो भले करे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी इरफान सिद्दीकी साहब, आपने कुछ वक्त पहले ये वाज़े किया था कि वो फंक्शनल नहीं है, तो क्या वो फंक्शनल नहीं है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, या वो मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर साहब ने ख़त्म कर दी है? अमलन देखें, उसकी एग्जिस्टेंस गुरमानी साहब अब कोई मानी नहीं रखती। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब कमेटी बनी थी तो एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हुआ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से कि ये कमेटी बनी है। अब उसके बाद से अभी तक उस कमेटी को तहलील करने का या ख़त्म करने का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। सो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो टोटली नॉन फंक्शनल है, इसलिए कि वो अपनी जगह बैठी रहे, बेशक 1 साल बैठी रहे, 2 साल बैठी रहे, जब तक दूसरी तरफ जो है वो आमादा ही नहीं है, बात करना ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात शुरू भी किए तो अधूरे छोड़ के चले गए, तो हमारी कमेटी का कायम होना, एग्जिस्ट करना, तहलील होना बेमानी हो गई ये बातें। लेकिन इस वक्त हमने हाल ही में देखा कि मियाँ साहब ने सर कुछ अहम मुलाकातें की और उन मुलाकातों के बाद एक तासुर दिया गया या कुछ बयानात आए कि मियाँ साहब दोबारा जो है वो एक्टिव हो रहे हैं सियासत में। फिर कुछ खबरें आई कि मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं। मियाँ साहब कितने वक्त के लिए लंदन जा रहे हैं, कोई इस हवाले से सर आपके पास इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मियाँ साहब उसी हद तक एक्टिव हैं और रहेंगे कुछ अर्सा जिस हद तक आपको नज़र आते हैं। पार्टी के लीडर्स से वो मिलते हैं, पार्टी के अरकान असम्बली से मिलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हमारी होती हैं उनमें शरीक होते हैं, हिदायत उनसे ली जाती हैं। अगर कोई बड़ा कानून बनता है या बड़ी पेशरफ्त होती है हुकूमत की तरफ से, उसमें उनसे मुशावरत होती है। ये रोल उनका है और वो रोल ही मेरा ख्याल है कि जारी रहेगा। इससे ज़्यादा की एक्टिविटी की मुझे कोई ख़बर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर वो जा रहे हैं, जो कि उनका एक रूटीन का चेकअप भी ड्यू है, उसके लिए भी जा रहे हैं। और मेरा ख्याल नहीं है कि उनका क़याम कोई ज़्यादा तवील होगा, 2-2.5 हफ्ते से ज़्यादा शायद वो बाहर नहीं ठहरेंगे। और जो ही डॉक्टर्स उनके चेकअप्स मुकम्मल कर लेंगे वो इंशाल्लाह वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक कैनाल्स का मामला जो है इरफान सिद्दीकी साहब, वो आपके सामने है। 4 अप्रैल को
बिलावल साहब ने अपनी पोजीशन भी वाज़ह की, पीएसडीपी के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर हमसे मुशावरत ना की गई तो वो बजट में भी वोट नहीं करेंगे। दूसरा, केनाल्स के मामले पर सिंध में एहतजाज हो रहे हैं, खुद आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। ये केनाल्स का मामला है क्या सर? कन्फ्यूजन क्या है? वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उज़मा साहिबा और दीगर रहनुमा कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने अप्रूवल दी है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, उनके पास तो आइन के तहत इख्तियार ही नहीं है किसी मनसूबे की अप्रूवल देना। देखें, इख्तलाफ ज़रूर है। सिंध के अंदर इब्तदाई तौर पे पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। जिस वक्त सदर साहब ने अप्रूवल दी, एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई थी जिसके बाद उनकी नॉड ली गई, अप्रूवल ली गई, मिनट्स मौजूद हैं। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की जी कि मिनट्स ऐसे नहीं हैं या अप्रूवल नहीं दी गई। जब वहाँ जो मकामी छोटी कौम परस्त जमातें हैं उनकी तरफ से आवाज़ें उठी तो पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है कि अपने वोट बैंक के हवाले से, अपनी जो पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं उनके हवाले से मुतहर्रिक होना पड़ा उनको। लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हम सिंध से कोई इजाफी पानी एक कतरा भी नहीं ले रहे। हमारा वही कोटा है सिंध के दरिया से जो हमने तय कर रखा है बामी तौर पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, सर यहाँ सर बिल्कुल यहाँ पर सर एक सिर्फ सवाल ले लें, ये बड़ी अहम आपने बात की, यही एक कन्फ्यूजन चल रही थी। ये जो अप्रूवल की आपने बात की है कि पहले पीपल्स पार्टी ने एतराज़ नहीं उठाया, जब एहतजाज हुए तो उसके बाद उन्होंने एतराज़ किया, तो क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर ऑन बोर्ड थी लेकिन सिंध में एहतजाज हुए तो उसके बाद उन्होंने मुखालफत करना शुरू की? देखिए ना, मैं यहाँ तक तो नहीं जाता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर जरदारी साहब ने एक बड़ी ब्रीफिंग ली, जो कि जब अब कहा जाता है जी कि सदर का ये काम नहीं है, लेकिन ऐवान सदर में वो ब्रीफिंग हुई, बड़ी तफसीली ब्रीफिंग हुई, उसके मिनट्स बने, उन मिनट्स की अप्रूवल हुई, तो उस वक्त तक कहीं से ये आवाज़ नहीं उठी कि जी सदर साहब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब कहा जा रहा है कि कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं जो अर्ज़ कर रहा था आपसे कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम अपना पानी, अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उस हिस्से के पानी में से हम पहले किसी खेत को पानी नहीं दे रहे थे, हम चाहते हैं कि जी अब एक रास्ता निकाल के उस खेत को भी सैराब कर लिया जाए, या एक बाग को नहीं दे रहे थे या अपने हाउस में नहीं डाल रहे थे, तो अपने या तो हम इजाफी पानी ले रहे हो, हम इजाफी पानी की एक बूंद भी नहीं ले रहे, ना सिंध का पानी काट रहे हैं, ना बलूचिस्तान का पानी काट रहे हैं, ना कोई और काट रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जो भी हैं, ये CCI की मीटिंग इंशाअल्लाह बहुत जल्द होने वाली है, उसमें आ जाएंगे, थ्रैश आउट हो जाएगा इशू। पीपल्स पार्टी के बारे में एक चीज़ आपके जहन में, मीडिया के जहन में रहनी चाहिए, ये PTI नहीं है। ये दंगा फसाद करके, मामलात को डीरेल करके, जमहूरियत को अपने रास्ते से उतार के, असम्बलियों को बर्बाद करके, बहरान पैदा करना, इंतशार पैदा करना, गैर जमहूरी रवैये इख्तियार करना, ये पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमारे जो भी इख्तलाफ राय पाया जाता है, इंशाअल्लाह हम मिल बैठ के उसको तय कर लेंगे, और ये निज़ाम और इस निज़ाम का कायम रहना न सिर्फ पीपल्स पार्टी के मफाद में है, हर जमात के मफाद में है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, और मुल्क के मफाद में। लेकिन आप देख लीजिए कि थोड़े से अरसे में जी हाँ, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, आप देख लेंगे बिलावल साहब ने तो वाज़ेह कह दिया है कि अगर आपने PSDP में एतमाद में ना लिया तो आपको बजट में वोट नहीं देंगे, और अगर वो बजट में वोट नहीं करते तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली बात तो उन्होंने यही कही है कि जी हम बैठ के एतमाद एक दूसरे के को एतमाद में लेंगे, एक दूसरे के खदशात को दूर करेंगे। हमारी कमेटी ऑलरेडी डार साहब की क़यादत में बनी हुई है, वो राब्ते में भी है, और मामला सुलझ जाएंगे। दूसरी बात मैंने पहले जवाब दे दिया कि अगर ऐसी नौबत आती है कि पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती और हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो मामला हुकूमत ख़त्म होने पर या किसी की वजारत उज़्मा के ख़त्म होने पर ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। फिर ये है कि असम्बली घर जाएगी, असम्बली घर जाएगी तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन होंगे तो क्या वो सिर्फ मरकज़ में होंगे, बाकी 4 सूबों में नहीं होंगे, मुल्क एक इंतशार में चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत को तबाह करने और इंतशार का रास्ता हमवार करने के लिए नहीं बनी, वो ऐसा नहीं करेगी किसी सूरत में भी। ठीक है सर, एक ये भी बताइएगा कि इस वक्त बतौर चेयरमैन
जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है सेनेट की, उसके कि इस वक्त जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनको मुल्क से वापस भेजने के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है, डेडलाइन में तोसी अब सुना है कि नहीं की जा रही और वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं। कोई इस पर आपने इजलास में कोई एजेंडा शामिल किया है? कोई डेट एक्सटेंड हो सकती है इसकी? आप अफ़गान शहरियों की बात कर रहे हैं? जी 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 सर। जी, ज़ाहिर है कि वो एक इशू है और इस इशू पे मुख्तलिफ आरा रही हैं। माजी में मुझे याद है ये 2014-15 के अंदर भी नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी ये इशू उठा था और ये बरस से उठ रहा है। 10-12 साल से तो ये मामलात उलझ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एग्रीवेट हुई है खान साहब के दौर में उस फैसले से जब उन्होंने TTP के 5000 अफराद को यहाँ ला के आबाद किया, फिर उनके अहल खाना को ला के ये 40-50 हज़ार की तादाद हो जाती है। उससे मामलात एग्रीवेट हुए, फिर अब तशद्दुद बढ़ा, दहशतगर्दी बढ़ी, तखरीबकारी बढ़ी और बहुत सी वारदातें ऐसी थीं जिनमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो मुलव्वस पाए गए। तो हमारे लिए नए इशूज़ पैदा हो गए हैं। तो ज़ाहिर है हुकूमत का और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों का एक फ़ैसला है और जो शहरी अब तक नहीं जा सके, ज़ाहिर है एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर अगर वो नहीं जा सके तो उनको कोई सज़ाएँ दे के हम बंद कर लेंगे, हम मज़ीद मौका देंगे कि वो अपने वतन को चले जाएँ। अच्छा, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, नेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ा ये वाज़े तौर पर कहा कि जो कैनाल्स का मामला है उस पर सदर साहब ने मंजूरी दी है और उस वक्त पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात नहीं थे, लेकिन सिंध के अंदर जब एहतजाज हुए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस पर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, उनको सामने ले आई। अब इस पर देखेंगे क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन अब जो ईद से पहले JUIF और PTI के दरमियान मुज़ाकरात थे और ईद के बाद एक तहरीक चलनी थी, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? हम इस ब्रेक के बाद जो सेनेटर JUIF के हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो तहरीरी जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो आपको मौसूल हो चुका है या नहीं। क्या मौलाना साहब ने हतमी फ़ैसला किया है कि अब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज PTI के साथ मिलकर होगा या सोलो फ्लाइट होगी? यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ब्रेक से पहले जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ईद से कबल JUIF और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, फिर JUIF ने तहरीरी तौर पर एक जवाब मांगा था जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ईद गुजर चुकी है, अब क्या होने जा रहा है और जो आदम स्वाति साहब का बयान है वो भी आपके सामने है। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले जो गुफ्तगू अगर हम शुरू करें तो वो तो यही सवाल है कि ईद गुजर चुकी है, जो ईद से कबल मुज़ाकरात चल रहे थे उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक थी उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? कोई हतमी फैसला हुआ है? ईद तो गुजर चुकी है यकीनन, मगर इसमें एक डेवलपमेंट हुई है। ईद के तीसरे दिन से जो है वो इतलात आना शुरू हो गई कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू हुई है PTI की और दोस्तों की, भाइयों की। तो वो अब हम उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। कुछ बाहर से आए हुए पाक अमेरिकन जो है ना वो इन्वॉल्व हुए इस मामले में और कुछ जो है ना वो इनके जो है ना वो राब्ते शुरू हो गए इधर उधर। तो इस तरह से जो राब्ते शुरू होने के बाद के मामला हैं उसको भी जो है ना हम नजर में रखे हुए हैं अब, और उस पे बात तो चूंकि आगे चलनी है। इसमें मौलाना साहब 10 तारीख तक जो है वो पंजाब के अंदरूनी इजला के दौरे पे हैं और वो वापस आ जाएं और देन जो है ना ये इसका नतीजा भी आ जाए, ये जो नई डेवलपमेंट है ईद के तीसरे दिन से, तो फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ें अपने अदारों के सामने रख लेते हैं और अदारों के सामने रखने के बाद जो उनका फैसला होगा वो उसमें जो है फिर उसमें उसके मुताबिक चलेगी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहाँ से कोई मामला क्लियर नहीं होता PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान का, तब तक आप शायद अपना हतमी फैसला जो है वो नहीं करेंगे। ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो बात हमने अपनी रिजर्वेशंस में भी रखी थी PTI के सामने कि आया जब हम और आप अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद कोई पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ
बाला बाला कोई बातचीत कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो फिर दूसरी पार्टियों का रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब मैं कल एक प्रोग्राम में था, यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब जो फरमा रहे थे कि चूंकि अब तक जो है कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है, तो इसलिए हम पे कोई पाबंदी नहीं है, हम बाला बाला एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ वजाहत तलब है। यकीनन जो मुज़ाकरात के लिए हमारे पास दोस्त इंगेज हुए थे, उनसे जो है हम ये वजाहत यकीनन चाहेंगे कि ये बाला बाला मुज़ाकरात जो है आप कर रहे हैं, क्या उसमें वो कर सकते हैं, और क्या जो है वो आपका जो ऑलरेडी इत्तेहाद मौजूद है उनमें से किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया, या कल अगर फर्ज करिए कि आप हमारे साथ किसी इत्तेहाद में इंगेज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये बाला बाला वाला काम जो है ये कैसे चलेगा आगे। तो चीज़ें वजाहत तलब हैं, अब वो वजाहत मिल जाए हमको तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के उस वक्त जो बातचीत आपकी पीटीआई के साथ हुई थी, पीटीआई ने आपके साथ एग्री किया था कि अगर आप चलेंगे तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे। जो हमारी शराइत थी, जो हमारे रिजर्वेशंस थी, उसका जो जवाब जो हम तक पहुंचा था जुबानी सूरत में, उन्होंने उसमें तो ये बात तो यकीनन हमारी तरफ से रखी गई थी, और कि जो भी फैसले होंगे वो उस इत्तेहाद का नज़म करेगा, ना कि कोई पार्टी अपने तौर पे करेगी। और इवन एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट जो है ना, ऐसे कोई पार्टी अपने तौर पे नहीं कर पाएगी। अब ये दरमियान में ये डेवलपमेंट है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये डेवलपमेंट जो है ना उन्होंने हमें तो नहीं बताई, मगर किसी और को बताई है, अपने साथ मौजूद इत्तेहाद के लोगों को। और उसके बाद अगर वो वहाँ पे चलना चाहेंगे, हमारे साथ चलना चाहेंगे, किसी और के साथ चलना चाहेंगे, ये मामला जो है ना अभी तक वजाहत तलब है। लेकिन आप ये ज़रूर समझते हैं कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से खबरें आ रही हैं, अगर ये हकीकत है तो फिर ये आपके साथ जो बातचीत हुई थी उन बातों की, उन कमिटमेंट्स की खिलाफ वर्जी कर रही है पीटीआई? यकीनन हमने अपनी शराइत में ये शर्त रखी थी, और कि जी आप इस तरह से कोई पार्टी जो है फिर अपने तौर पे कोई फैसले नहीं कर पाएगी। तो अब इसमें वजाहत उनकी तरफ से आए कि आया वो इस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हुए हैं, किसके कहने पे हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, और आया वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज होने के बाद दूसरों के साथ कोई बात करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। तो ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, मेरा ख्याल है कि मुश्किलात पेश आएंगी फिर। ठीक है, तो सेनेटर साहब ये सारी जो इस वक्त की पेशरफ्त आप अगर देख लें, ये सारा मामला मौलाना साहब के इल्म में है? मौलाना साहब के इल्म में भी सिर्फ जो है मीडिया से आया होगा। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया होगा, और इवन जो है एतमाद में लेना तो शायद कुछ थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। इन्फॉर्म भी शायद मेरा ख्याल है मौलाना साहब को नहीं किया गया होगा, मगर ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है फ्रॉम मौलाना साहब। लेकिन ईद से कबल जब आपसे गुफ्तगू हुई थी कामरान साहब, उस वक्त आपने कहा था कि आपने कन्वे किया है कि जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से तहरीरी तौर पर आपको वो दिया जाए। तो क्या तहरीरी तौर पर कोई जवाब, कोई दोबारा मुलाकात कोई फिक्स हुई है पीटीआई के साथ? ईद से पहले तक कि रमज़ान में जब खोखर साहब के यहाँ इफ्तार डिनर था, उस वक्त तक जो है मैं उनसे यही कहता रहा कि जो मेरी डिमांड्स थी, ताकि क्योंकि इस पर गलतफहमियाँ पैदा होनी शुरू हो गई हैं, जो मैंने आपको पार्टी की तरफ से डिमांड कन्वे की हैं, जो मैंने रिजर्वेशन कन्वे की हैं, उसको आपने नोट्स लिए थे, वो नोट्स मेरे साथ शेयर कर लीजिए। और आप जो कुछ कह रहे हैं, जो आप उसमें जो जिस हद तक या जितना एग्री कर रहे हैं या सब एग्री कर रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो भी मेरे साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपने मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मेरे पास भी एक रिकॉर्ड हो, कल कोई किसी किस्म की गलतफहमी ना पैदा हो। मगर मेरे साथ चीज़ें शेयर नहीं की गई। अच्छा, नहीं की गई अभी तक। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कामरान साहब, तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक जो किनाल्स का इशू है, सिंध के अंदर JUIF भी एहतजाज कर रही है, कल भी एक धरना दिया गया था। किनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून मुसलसल पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रही है और ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, जरदारी साहब ने अप्रूवल दिया था। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आइन के तहत जरदारी साहब के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी मंसूबे की अप्रूवल दें। बतौर सीनियर कानूनदान सर, आप क्या राय रखते हैं इस पर कि क्या जरदारी साहब ने कोई अप्रूवल दी थी और ये मामला है क्या?
उसमें ऐसा है कि मुल्क में जो काम वफाक की सतह पे होता है वो सदर के नाम से होता है, गो कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होता। इस तरह से सूबों में जो काम होता है वो गवर्नर के नाम से होता है, गो कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं होता। वो एक सेरेमोनियल उसका आप उसको उनका किरदार आप कह दीजिए, मगर नाम की उनका होता है, उन्हीं के नामों पे होता है। यहाँ पे जो है ये इतलात ये हैं कि जरदारी साहब ने उस मीटिंग को खुद चेयर किया है, और ना सिर्फ चेयर किया है बल्कि अश्योर किया है कि जी ये काम इस तरह से हो जाएगा, और वो बाकायदा मिनेटेड है। और गवर्नमेंट भी अब ये कह रही है कि सारा कुछ जो है वो तहरीर की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद जब प्रेशर आया इस हवाले से कौम परस्तों का और JUI का, तो उसके नतीजे में जरदारी साहब जो है वो या पीपल्स पार्टी ने उससे इनकार करना शुरू किया कि हमें पता नहीं है, या तो उनके दस्तूर में कोई रोल नहीं है। भाई अगर आपका रोल नहीं था तो आप क्यों बैठे थे? और फिर इसके बाद ये भी मेरे इल्म में है कि जरदारी साहब के ट्विटर अकाउंट से जो है ना इस हवाले से ट्वीट भी हुआ है, और वो ट्वीट के बाद वो ट्वीट शायद अभी तक विड्रॉ भी नहीं किया गया, अभी तक रिकॉर्ड पे है। और स्टिल जो है ना फिर उसको डिसओन किया गया, और ना सिर्फ डिसओन किया गया बल्कि शायद उसी के जेर असर में जो है तबीयत भी खराब हो गई, और उसके मजीद असर में जो है वो अपना बिलावल साहब जो है वो मुल्क से दोबारा 14 दिन के दौरे पे बाहर तशरीफ ले गए हैं या ले जाना चाह रहे हैं। तो कमरान साहब, इन दिनों के दौरान आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो कोई भी नहीं है। ये ऐसा निज़ाम है जो जोहल से शुरू हुआ है और जैली है। तो जहालत से शुरू हुए निज़ाम को और जैली निज़ाम को आप कितना जोर ज़बरदस्ती से चला सकेंगे, ये सिर्फ देखना है। लोगों की बर्दाश्त कितनी है ये देखना है। ताकत की बुनियाद पे इसको कितना जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, इन्फोर्स किया जा सकेगा, ये देखना है। इसके साथ आम आवाम बिल्कुल नहीं है, मगर इसके बावजूद ये फिल वक्त तो चल रहा है। और ये फॉर्म 45 भी जैली, फॉर्म 47 भी जैली, और ज़बरदस्ती ये मुसल्लत करदा निज़ाम जो है वो चल रहा है। और अभी तक तो जो ना वो हर रोज़ बड़ी डडाई के साथ कहा जा रहा है कि मईशत भी बेहतर हो रही है, मुल्क भी तरक्की कर रहा है। तो अल्लाह करे कि मुल्क तरक्की करे, अल्लाह करे कि मईशत बेहतर हो, मगर जो लोगों का हाल है वो हम जानते हैं। मगर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दस्तूर में कोई अल्लाह के बाद हाकिमियत है तो वो पब्लिक की है, और पब्लिक की हाकिमियत जो है वो बजरिया उनके नुमाइंदों की है। और नुमाइंदों का जो हाल ये है कि जो उनका हुस्न करिश्मा साज करता है वो उसी तरह से वो नुमाइंदे आ जाते हैं। वोट तो आवाम डालते हैं मगर नताइज कहीं और से आते हैं। चलें, ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, सेनेटर कामरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है या बातचीत हो रही है, उसके बाद यूँ महसूस हो रहा है कि JUIF ने यह फ़ैसला किया है कि जब तक वो मामला वाज़ेह नहीं होगा तब तक PTI के साथ बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कैनाल्स के हवाले से वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, कैनाल्स के मामले पर जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है और जो सिंध के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, हम इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाम खान साहब वक्त निकालने का। इस वक्त हम अगर बात करें तो 4 अप्रैल को बिलावल साहब ने भी अपनी स्पीच में एक मामला वाज़ेह किया कैनाल्स के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें या वफाक की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि सिंध के अंदर सिंध हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, कैनाल्स के मामले को लेकर पंजाब के मुताबिक आप लोग इन इश्यूज़ पर सियासत कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं इस पर जो ये कहा जा रहा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये कभी भी मामला सियासी नहीं रहा, प्योर टेक्निकल इशू। और सियासत जब भी कहीं पे ज्यादती होती है तो सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर सियासत करती है, और सियासत कोई खराब चीज तो नहीं है। लेकिन ये मामला टेक्निकल है, और टेक्निकल से भी ज्यादा ये मामला सिंध के लोगों के जीने और मरने का सवाल है। ठीक है, पानी जो है वो जिंदगी है, और पानी के ऊपर ही सिंध के पीने का जो डिपेंडेंट्स हैं
सिंध के लोग जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो 90% से ज्यादा हम पीने का पानी सरफेस वाटर करते हैं। पीने के लिए हम दरियाओं का पानी इस्तेमाल करते हैं। सिंध के अंदर ग्राउंड वाटर बिल्कुल खराब है या न होने की बराबर है। लेकिन अपर राइपेरियन पंजाब के अंदर 90% पंजाब के बड़े शहर लोग पानी पीने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग सिंध के लिए जो सरफेस वाटर है या जिसको हम दरियाओं का पानी कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू है। और सिंध पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास 1991 के अकार्ड के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है जो 124 एमएफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 114 एमएफ सूबों के दरमियान और 10 डाउन स्ट्रीम कोटरी। हमारे पास इवन वो पानी अवेलेबल नहीं है जो सूबे इस्तेमाल करते थे या जो सूबों के केनाल इस्तेमाल करते थे 1977 से लेकर 82 तक, वो 105 एमएफ था। तो आज पाकिस्तान में 90-95-100 के करीब एवरेजली आपके पास इंडस रिवर पूरे बेसन के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन जाम साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल है क्या? आपके मुताबिक कितना पानी ना मिलने के बाद सिंध की कितनी जमीन है जो आपके मुताबिक वो मुतासिर हो रही है? इस वक्त सिंध के अंदर 70% पानी की शॉर्टेज हो रही है आज के दिन के ऊपर। हमारे कैनाल्स के अंदर 65 से लेकर 70% तक पानी की शॉर्टेज है। जो पानी थोड़ा बहुत 14,000 क्यूसेक के करीब आ रहा है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि वो पानी कराची को दें, सिंध के बड़े शहरों को दें, सिंध के तहसील हेडक्वार्टर्स को दें, सिंध के विलेजेस को दें, पब्लिक हेल्थ के तालाबों को डाइवर्ट करें। इतना कम पानी कहाँ हम लेके जाएं? तो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये है कि हमारे पास पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है। आ जाए गुज़िश्ता 25 सालों से इरशाद शो करता है कि 20% पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज है जो अकार्ड में किया, लेकिन सिंध में अर्ली खरीफ के अंदर ये शॉर्टेजेस 40% तक चली जाती है। 40% तक, क्योंकि हमारे पास राइस लगाने का टाइम जो जब आता है या काटन जब हम लगाते हैं तो हमें वो पानी बदीन सजावल ठट्टा के अंदर हमें वो पानी मार्च के शुरू में चाहिए होता है, लेकिन वो पानी जाके हमें जुलाई के एंड में या अगस्त में जब बारिश होती है तो मिलता है। तो सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है पानी के हवाले से। 1,30,00,000 एकड़ जो हमारी कमांड एरिया है जहां पे हम फसलें लगाते थे 14 कैनाल्स के ऊपर और 3 बैराजेस के ऊपर, आज वो कम होके 60-65-70 लाख के करीब रह गई है। तो आप अंदाजा करेंगे 50% के करीब हमारी जमीनें गैर आबाद हो जाती हैं पानी न होने की वजह से। जाम साहब, फिर ये भी तो देखें ना कि बतौर इत्तेहादी जमात आप लोग सड़कों पर निकले, करारदाद आपने मंजूर की, लेकिन सिंध पर आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर जो एहतजाज हुए उसका पंजाब के ऊपर कितना असर हुआ? क्योंकि पंजाब तो अब कालाबाग डैम बनाने की बात कर रहा है। बात यह है कि हमारा केस सीसीआई में हम लेके गए जून 2024 के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान पीस पार्टी की क़यादत ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में ये क्लियर कर दिया है कि हम इनके नालों को मंजूर नहीं करते। बिलावल साहब ने कैटेगोरिकल कहा है इस दफा 4 अप्रैल को कि हम सिंध के लोगों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अब तक ये कैनाल का प्रोजेक्ट एक्निक से अप्रूव नहीं हुआ। एक्निक में ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि ये एक्निक से हम अप्रूव करने नहीं प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है। जब तक एक्निक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता, सीसीआई इसके ऊपर डिसीजन नहीं करती, तो ये प्रोजेक्ट रुका रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि एक्निक से ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो, सीसीआई से ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो, और फेडरल गवर्नमेंट पे सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीस पार्टी ने वादे किया है कि इन फोरम से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होने देंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते तो ये लॉन्च नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो एक तजवीज़ आई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि कालाबाग डैम जो है वो 100% बनना चाहिए, बतौर वजीर आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगेन पानी की अवेलेबिलिटी, मैंने कहा कि आपके पास जो 2 डैम्स हैं तरबेला और मंगला, तरबेला आपके पास अगर 20-25 सालों का डेटा निकाले तो एवरेजली 17 दिन भी किसी साल नहीं भरा, 17 दिन तक एवरेजली भरा जाता है। मंगला 4 दिन एवरेजली नहीं भरता 20-25 सालों के। मौजूदा स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, जिनके ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए हुए हैं, उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है
वो नहीं भरे जा रहे, सूबों में खुश्क साली है, डाउन स्ट्रीम पानी नहीं है आपके पास, समंदर की इंट्रूजन की वजह से 30 लाख एकड़ जमीन आपकी समंदर बुर्द हो चुकी है, 3 असेंबलियां कालाबाग डैम को रद्द कर चुकी हैं। तो किस तरह आप किस बुनियाद पे कालाबाग डैम बनाएंगे? ये तो पंजाब के मिनिस्टर साहब की बात लालमी के ऊपर है, उसको डेटा का पता नहीं है, 3 असेंबलियां रद्द कर चुकी है, ये तो लोगों की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन जब अभी भी अगर आप देख लें इन आपके एहतजाज, करारदाद और बयानात के बावजूद इस वक्त सवाल जो है वो ये ज़रूर उठाया जा रहा है कि सदर साहब ने जो एक मीटिंग की थी चेयर, और उस मीटिंग में उन्होंने शायद मंजूरी दी थी। उज़मा बुखारी साहिबा का जो बयान है वो आपके सामने है कि उनकी जो मंजूरी है केनाल्स के हवाले से वो ज़बानी कलामी नहीं बल्कि दस्तावेजी है। फिर मिनिस्टर इरिगेशन पंजाब का बयान भी आपके सामने, तो ये तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम के ऊपर ज्वाइंट सेशन के अंदर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। उससे पहले गढ़ी खुदाबख्श में 27 दिसंबर को क्लियर कर चुके हैं। ज्वाइंट सेशन के बाद जरदारी साहब की उस मीटिंग का हवाला देना, ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी बेसिस पे हम ये कैनाल बनाए, वो नहीं बना सकते। जरदारी साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि वो उन कैनाल से राजी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आज बताए, पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर के पास है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है? आज से पहले कितने प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किए हैं और आज के बाद सारे प्रोजेक्ट क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं? कतई नहीं। एक मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब ने क्लियर कहा था कि सूबों से जाके कोऑर्डिनेशन करें, बात करें। कभी भी प्रेसिडेंट साहब ने न मंजूरी दी है न दे सकते हैं, और ज्वाइंट सेशन में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो उसका बहाना नहीं बन सकता। आपको लगता क्या है कि ये कैनाल्स के पीछे इन मामलात पर कौन चाहता है कि कैनाल्स बनने चाहिए? देखिए, 2014 में जलालपुर कैनाल का सर्टिफिकेट किसने लिया था? नून लीग की गवर्नमेंट ने। 2018 में जलालपुर को किसने अप्रूव किया था? नून लीग की गवर्नमेंट ने। ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 अप्रूव किसने किया? पीटीआई की गवर्नमेंट। असेंबली की रेजोल्यूशन पास करके हम वो मसला सीसीआई में लेके गए। तो देखें, ये ख्वाहिशें मुसलसल पंजाब हुकूमत की रही है। जो भी फेडरल गवर्नमेंट रही है वो ये कोशिश करती है कि पंजाब के अंदर किसी न किसी तरीके से हम पानी डाइवर्ट करके लेके जाएं और जमीन, और इस बात को कतई नजर रखते हुए कि इससे लोअर राइपेरियन को क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान होगा। आज तक जब से, मैं बहुत बड़ी तारीख है, बहुत टाइम लगेगा हमें, जब से इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर कैनाल सिस्टम बना है उसका डायरेक्टली नुकसान सूबे को हुआ है। वो 1860 से आप उठा लें, यहाँ जहां से ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, सतलज वैली प्रोजेक्ट, 1920 के अंदर सिंध ने इसके ऊपर एतराज किया था। सुलेमान की बैराज, सतलज वैली पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज किया था, इससे बनने से सूबा सिंध को नुकसान होगा। 45 का अकार्ड पड़ा हुआ है हमारे पास कि 45 के अकार्ड के ऊपर कौन कौन सिंध को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया था, सिंध के किस तरह से उस अकार्ड के अंदर 2 करोड़ पे फाइन लगाया गया था पंजाब में। इसकी तारीख बहुत बड़ी पुरानी है। कैनाल बनाने की ख्वाहिशों की या कैनाल बनाए गए, इनकी तारीख बहुत बड़ी पुरानी है, और उस ख्वाहिश के ऊपर अमल होता है, और सिंध के पास जितनी भी ताकत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू को यहीं से जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जाम खान साहब, एक फ़ैसला जो आज हुआ है, आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, वो आप ही की जमात के एक सेनेटर हैं, उन्होंने रुजू किया है। आप नहीं समझते कि ये फ़ैसला आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? आज हाई कोर्ट की जानिब से स्टे जारी किया गया है, लेकिन आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक पिटिशनर के वकील थे सेनेटर साहब, उन्होंने उनके ऊपर आर्ग्यू किया है। उनका ग्राउंड ये था कि फेडरल मेंबर जो इरसा में होते हैं, 5 मेंबर होते हैं इरसा के अंदर सॉरी, 5 मेंबर में हर सूबे का एक होता है, और फेडरल मेंबर जो होता है वो 2000 से एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो फेडरल मेंबर अपॉइंट हुआ था जी लोअर राइपेरियन सिंध से, वो नोटिफिकेशन, इसके ऊपर अमल हुआ। नसर राजपूत साहब फेडरल मेंबर अपॉइंट हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिंध सन 2000 के अंदर। उसके बाद फेडरल मेंबर अपॉइंट हुए हमारे खालिद मेमन साहब। उसके बाद सिंध ने रिकमेंडेशन दिखा ज़हीर हैदर शाह साहब की, और सीएम साहब ने खत भी लिखा, लेकिन उसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब उनके बिहाफ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका केस ये है कि फेडरल मेंबर ही गलत अपॉइंट हुआ है, जिसने वाटर सर्टिफिकेट पे साइन की है और सिंध ने उसको अपोज किया है, वो फेडरल मेंबर ही गलत है
तो ये जो सर्टिफिकेट है नल एंड वाइड हो जाता है। इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे जारी किया। सिंध गवर्नमेंट का जो सीसीआई के अंदर केस है वो इस बुनियाद के ऊपर है जो हमने 2024 में गए हैं कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है। सिंध ऑलरेडी सफर कर रहा है, डाउन स्ट्रीम कोटरी सफर कर रही है, आप ये कैनाल न बनाएं। ग्राउंड लेकिन जान साहब नहीं समझते, इस वक्त आपको बेहतर पता है कि अदालतों में हमेशा दस्तावेज, सबूत और शवायद ही चलते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं, वो तो ज़बानी कलामी है। बतौर एक सियासी जमात या एक सूबाई हुकूमत के आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इज़हार कर रहे हैं और वो ठीक भी होंगे, लेकिन अदालतें तो सबूत और शवायद ही देखते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो वफाकी हुकूमत का काम मुकम्मल है, उनके पास इरसा जो है उनका एक सर्टिफिकेट मौजूद है कि इजाफी पानी मौजूद है। अब कल अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और वहाँ से ये हुक्म आ जाता है कि आप काम जारी रखें कैनाल्स पर, तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? सर, आर्टिकल 155 के तहत सिंध गवर्नमेंट इस ग्राउंड के ऊपर सीसीआई में गई है कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस ग्राउंड के ऊपर गई है, सिंध की लाखों एकड़ जमीन समंदर बुर्द हो गई है। हाँ। इस बुनियाद पे गई है कि विद इन पंजाब पानी अगर शॉर्ट है तो कौन से बैराज का पानी, कौन से कैनाल का पानी आप काट के नया कैनाल सिस्टम बनाएंगे। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 3 कैनाल्स के खिलाफ जलालपुर, अपना थल कैनाल फेज 2 और चोलिस्तान के खिलाफ सीसीआई में गई हुई है। सिंध हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है ये फेडरल मेंबर के ऊपर चल रहा है कि फेडरल मेंबर ही गलत अपॉइंट हुआ है जिसने सर्टिफिकेट की साइन की है। 155 के तहत सीसीआई एम्पावर्ड है कि वो फैसला करे। 155 के तहत सीसीआई ये बात कर सकती है या कोई कमीशन है। फेडरल गवर्नमेंट इस तरह डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकती। नहीं, लेकिन मिनिस्टर साहब इस वक्त अगर आप देखें, अब चलें अगर आप कल सीसीआई में चले भी जाते हैं तो इस वक्त आपके तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन हुकूमत के पास या इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की अगर हम बात करें, इरसा की अगर हम बात करें, तो वो तो एक सर्टिफिकेट दे चुकी है कि इजाफी पानी मौजूद है। तो वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की राय ज़्यादा अहमियत रखती है या फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात? ये ज़बरदस्त बात की। देखें, वो जो सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट को अगर कोई पार्टी भी एग्रीड होती है, ये आईने पाकिस्तान में दिया हुआ इरसा के खिलाफ पानी के मामले के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान में किसी कानून में ना, आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है अगर किसी पार्टी को कंप्लेन है वो सीसीआई में करेगी। अच्छा। हमने उसको इन्वोक करके सीसीआई में गए। दूसरी बात, वो सर्टिफिकेट अगर आप किसी लेमैन को भी दिखाएंगे ना, वो भी कहेगा कि ये सर्टिफिकेट फॉल्टी है, ये सर्टिफिकेट फरेब की बुनियाद पे बनाया गया है। क्यों? उसमें कहा गया है कि ये फ्लड कैनाल होगा, और जो सीटीडब्ल्यूपी में ये केस प्रेजेंट किया गया है उसको कहा गया है कि ये साल भर कैनाल चलेगा। एक एतराज। दूसरा एतराज कि क्या फ्लड पाकिस्तान में हर साल आते हैं? नहीं। क्या फ्लड हमारे पास अप्रैल में हमें लगाना होता है फसल? सही। क्या फ्लड में कभी अप्रैल में फ्लड कोई आया है? मई में कोई फ्लड आया है? तब तक ये क्या करेंगे? जून में कोई फ्लड आता है? हमारे पास तो फ्लड्स डिले होकर जुलाई में चले गए हैं, अगस्त में चले गए हैं। इस तरह जस्टिफाई करेंगे सीसीआई के अंदर। हमने चैलेंज किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एम्पावर किया गया। लेकिन जान साहब, अगर आप कहें कि ये फरेब की बेसिस पे, उस बुनियाद पर ये सर्टिफिकेट जो वो दिया गया है, तो फिर आपके मुताबिक इरसा ने किसके कहने पर ये सर्टिफिकेट जारी किया है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने अपना केस प्रेजेंट किया है, आज नहीं। ये तो केस चोलिस्तान कैनाल का है। इससे पहले ग्रेटर थल का केस किसने पेश किया था? इससे पहले जलालपुर का केस किसने पेश किया था? इससे पहले 2003-4 में ग्रेटर थल कैनाल फेज 1 का केस किसने पेश किया था? पार्टीशन से पहले चले जाएं। देखें, ये अपर राइपेरियन नहीं, लेकिन आपके मुताबिक मुस्लिम लीग नून इसके पीछे है? आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पीछे है। 2022 में पीटीआई के इमरान खान की गवर्नमेंट पीछे थी। 2014 में जलालपुर कैनाल जब अप्रूव हुआ और सर्टिफिकेट लिया गया, 18 में खकान अब्बासी साहब ने अप्रूवल दी। जो भी आते रहे हैं
और हमारे सिंध के जो दोस्त उनके अलाइज हैं आज भी उनके साथ बैठ के तकारीर करते हैं। वो पूछ तो रहे उनके पीटीआई वालों के साथ कि भाई आपने कैनाल अप्रूव किया था और आज हमारे साथ खड़े हुए हो, या अच्छी बात है अगर वो आपके साथ खड़े हुए हैं, कम से कम ये तो कह दे तकारीर के अंदर हम ग्रेटर खल कैनाल फेज 2 हमने अप्रूव किया था तो हमारी गलती हो गई हमसे। ठीक है, लेकिन जाम साहब चलें, आपने करारदादें मंजूर की, बिलावल साहब का 4 अप्रैल को एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आ गया, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, सिंध के लोग अभी भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे। सीसीआई का इजलास अगर नहीं बुलाया जाता आपके नजदीक तो फिर सिंध के पास आखिरी ऑप्शन होगा क्या? देखें, ये प्रोजेक्ट एक्निक पे रुका हुआ है, ठीक है, एक्निक में मैं मेंबर सिंध हूँ, वहां पे हम अपोज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने खत लिखा है एक्निक में इसाक डार साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब ने खत लिखे एहसन इकबाल ने जब CTWP से अप्रूवल ली थी इस प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। एक्निक से अभी तक ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ और चेयरमैन साहब ने क्लियर किया है इसके अंदर कि हम अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे, हम इस गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब दोनों तरफ से जो इल्ज़ामात हैं, जो बयानात हैं, वो सामने तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन कैनाल्स को लेकर वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन वाज़ेह भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस पर फिर आगे चल के क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।